तो स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग से पढ़ाते हैं। और बच्चों, ये जो पीपीटी का ये जो फर्स्ट पेज है, आपको देख के ऐसे एकदम स्ट्रेंजर थिंग्स वाली फीलिंग आ रही होगी। बट बच्चों, ये स्ट्रेंजर थिंग्स में ऐसे वो डेमो जो भी था बच्चों, वो नहीं है। ये हमारे फ्लो ऑफ चार्जेस हैं इन इन एक्चुअली एन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चार्ज, वो छोड़ो ना यार। लेकिन ये कोई ऐसे भूत प्रेत आत्मा निकलती भी नहीं है। ये बच्चों एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो आप समय के साथ समझ जाओगे। लेकिन आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 कर रहे हैं। अब लेक्चर नंबर 1 को करने से पहले कुछ बातें होना बड़ा ज़रूरी है, और वो है कि भाई आपने पहला चैप्टर कराया सॉल्यूशन, फिर आपने करा दिया हेलो एल्केन एलोरीन, फिर आप वापस से फिजिकल पे आ गए। क्योंकि बच्चों आप अगर कमेंट सेक्शन जाके देखें तो आधे बच्चे हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि आप फिजिकल कराओ, आधे बच्चे हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि ऑर्गेनिक कराओ, एक दो बच्चे ये भी कर दे कि इनऑर्गेनिक करा दो। मतलब वो तो इनऑर्गेनिक तो चलो अलग ही बात है, वो तो किसी के भी स्कूल में स्टार्ट नहीं होती है, एक आध की हो जाए तो हो जाए। बट होता क्या है, 12th के साथ हर साल ये प्रॉब्लम आती है कि कुछ टीचर्स स्कूल में ऑर्गेनिक से स्टार्ट करवाते हैं, कुछ लोग इनऑर्गेनिक से करवा देते हैं, और सॉरी फिजिकल से करवा देते हैं। और कई बहुत ही भयंकर टीचर्स तो ऐसे होते हैं स्कूल के, जहाँ पे 2 टीचर रखे होते हैं उन्होंने, एक करा देते हैं फिजिकल, एक करा देते हैं ऑर्गेनिक, और दोनों चैप्टर एक साथ चला के बच्चा हमारी जान खाता है फिर। तो दैट इज़ हाउ, मेरे हिसाब से ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम 2 चैप्टर एक साथ चलाएं, और वो चलाने भी नहीं चाहिए। बिकॉज ना ही हम ऑफलाइन में ऐसा करते हैं, ना ही ऑनलाइन के पेड बैच में करते हैं, और ना ही यूट्यूब पे करेंगे। तो एक बारे में तो एक ही चैप्टर चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अब अगर मैं सिर्फ फिजिकल करवा देता तो ऑर्गेनिक वाले गुस्सा हो जाते हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक कराया था तो फिजिकल वाले गुस्सा हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि हम ऑल्टरनेटिवली चलते हैं कि भैया ठीक है, सबका काम होना ज़रूरी है। तो आज हम लोग फिर वापस से फिजिकल पे आ चुके हैं, और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमसे क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी में। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। यानी एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो इन दोनों एनर्जीज के बीच में इंटर कन्वर्जन में डील करती है, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, आप ऐसा कह सकते हो, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, पढ़ते हैं। अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच deals with interconversion of energy from electric to chemical और chemical टू इलेक्ट्रिक। तो ऐसी ब्रांच बच्चों जो इलेक्ट्रिक से केमिकल या केमिकल से इलेक्ट्रिक एनर्जी के बीच में डील करती है, इसका काम इलेक्ट्रिक से केमिकल या केमिकल से इलेक्ट्रिक के बीच में रहना होता है, इसे हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब एक और डेफिनेशन भी आप इसकी कह सकते हो, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल प्रोड्यूस्ड एंड रेडॉक्स रिएक्शन। यानी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक केमिकल का प्रोड्यूस होना या उसका उल्टा, इस रिलेशनशिप के बीच में, रेडॉक्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना ही होता है, रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आई होप आपको पता ही है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन आते भी हैं और इलेक्ट्रॉन जाते भी हैं, तो इलेक्ट्रॉन का आना जाना मतलब बिजली ही है। तो केमिकल से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक से केमिकल, ये डेफिनेशन ज़्यादा समझ में आती है मेरे हिसाब से। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो इलेक्ट्रिक से केमिकल और केमिकल से इलेक्ट्रिक एनर्जी के बीच में बच्चों डील जो है वो करती है। ओके, डन। अब आप ऐसा कह सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम 2 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक टू केमिकल एंड केमिकल टू इलेक्ट्रिक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रिक से केमिकल का खेल है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल
एनर्जी का जो खेल है वो लगभग आप कह सकते हो 30% है, 30%। लेकिन अगर हम बात वहीं पे करें कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी जाना, केमिकल से इलेक्ट्रिक एनर्जी जाना इस चैप्टर में 70% यानी कि 70% है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों पढ़ना है, लेकिन 30-70 का रेशो रहेगा। यानी कि हम ज़्यादा पढ़ने वाले हैं टू कन्वर्ट केमिकल इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। बिजली ज़्यादा बनाएंगे केमिकल के इस्तेमाल से, लेकिन केमिकल रिएक्शन का कम बनावट होगी। क्या हिंदी यूज़ कर रहा हूँ, आप समझ गए ना यार। दिस टू दिस इज ऑन 30%, ठीक है। और उसमें से भी लास्ट 2 साल से फराडे जी के जो लॉ हैं, जो इसका बचा हुआ 30% का 20% हिस्सा है, वो तो डिलीट ही कर दिया गया था, है ना। चलो वो तो यार CBSE काटती रहती है, लेकिन हम तो वैसे भी पढ़ेंगे, चाहे डिलीट हो चाहे ना हो। कोई चैप्टर अगर उठाया तो पूरा ही पढ़ेंगे, यह बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अब हम सबको एंट्रेंस एग्जाम देना है। नीट जेई तो सबको देना ही होता था, लेकिन इस साल तो भैया CUET भी आया, अब सबको ही देना है सब कुछ, तो कुछ डिलीट तो हुआ ही नहीं है। चलो दूसरी बात, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मैंने बताया आपको 2 ब्रांचेज हैं, एक डील करती है केमिकल से इलेक्ट्रिक और एक डील करती है इलेक्ट्रिकल से केमिकल। अब आपको ये बात समझनी है कि हम इस चैप्टर में 2 चीज़ों के बारे में मेनली पढ़ने वाले हैं, 2 सेल्स के बारे में मेनली पढ़ने वाले हैं। अब जब भी मैं एक वर्ड बोलता हूं सेल, तो सेल बोलते ही बच्चे के ना दिमाग में एक चीज़ आती है, और वो आती है या तो बायोलॉजी वाला सेल, या तो उसके दिमाग में आता है अपना वो सेल वाला सेल, मतलब कि ये इसके अंदर जो हमारे पास ये सेल लगे होते हैं ना, ये सेल घड़ी में रिमोट में जो सेल लगते हैं। अब सेल का मतलब वैसे क्या होता है, सेल का मतलब होता है कंटेनर। यहाँ पे या एक्चुअली में सेल का मतलब कंटेनर ही होता है। यार कभी आपने सुना नहीं, इसको उस सेल में बंद कर दो, मतलब जगह। कई लोग ऐसे बोलते हैं ना मेरा कैबिन है, कई लोग ऐसे बोलते हैं मेरा सेल है। सेल मतलब होता है यार एक जगह। अब मैं ऐसा इस कमरे में बैठा हूं, मैं कह सकता हूं ये मेरा सेल है। सेल मतलब कंटेनर। अब एक बायोलॉजी वाला सेल हो गया, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665। वो भी एक सेल है। एक सेल हमारा रिमोट वाला सेल भी है, और वो भी एक सेल ही तो है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हम यहाँ पे जब भी सेल बोलेंगे तो आपको समझना है हम बात कर रहे हैं कंटेनर की। अब सेल हमारे पास 2 प्रकार के होंगे, एक होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कई लोग वोल्टेक सेल भी बोलते हैं और कई लोग इसे गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। मेरे जो ज़बान पर चढ़ा हुआ नाम है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही ज़्यादा यूज़ करूँगा। बट आपको पता होना चाहिए कि कहीं पे अगर वोल्टेक सेल लिखा हुआ है या गैल्वेनिक सेल लिखा हुआ है, दैट बेसिकली मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही हम बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा कंटेनर होने वाला है, ये एक ऐसा कंटेनर होगा जहाँ पे हम बिजली देंगे, जहाँ पे हम उसे बिजली देंगे और वो उसे कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। अगेन सेल मतलब कि यहाँ पे कंटेनर, एपरेटस, जो भी आप कह लो, ठीक है जी, वो जगह। और इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होगा, हम उसे केमिकल एनर्जी देंगे, हम उसे केमिकल एनर्जी देंगे। मैं भी आपको ना इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, केमिकल एनर्जी देंगे और वो उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाएगा। अब जैसे कि सेल की बात कर ले, जो कि हमारे इस रिमोट में लगे हुए हैं या आप सबके घर के रिमोट में लगे हुए हैं या घड़ियों में लगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? आंसर है उसके अंदर कुछ केमिकल्स भरे हुए हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आप सबके घर में ड्राई सेल, एल्कलाइन सेल, लेक्लांचिस सेल बोलते हैं इनको, बहुत सिंपल भाषा में बात कर लेते हैं। अभी आपके घर में पेंसिल सेल है, और वो पेंसिल सेल में ना कुछ केमिकल्स भरे होते हैं, पढ़ना इस चैप्टर में कौन से केमिकल भरे होते हैं, पर कुछ केमिकल्स भरे होते हैं और उन केमिकल एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। यानी उस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके हम बिजली बना रहे हैं। उसके अंदर जब तक वो केमिकल्स हैं तब तक वो बिजली बनाता रहेगा, जैसे वो केमिकल्स खत्म हो जाएंगे वो बिजली बनाना बंद कर देगा। एज सिंपल एज दैट।
वहीं पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम बिजली देते हैं और रिएक्शन कराते हैं। जैसे आपको याद हो पानी, अब पानी के अंदर हमने बिजली पास कराई हो कभी, याद हो, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट रिकॉर्ड कर रखा है, एडिट करके बस डालना है, वो जल्दी डाल देंगे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि पानी में बिजली पास कराई और हाइड्रोजन गैस बना दी और ऑक्सीजन गैस बना दी। आई होप यू ऑल नो, हाइड्रोजन गैस बना डाली और ऑक्सीजन गैस बना डाली। तो वो एक क्या हुआ, मैंने बिजली से केमिकल रिएक्शन कराई, कुछ केमिकल्स बनाए, तो वो हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक बनाना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब दोनों का एक एक एग्जांपल पढ़ेंगे जो सारा समझ में आएंगी। लेकिन उससे पहले अगर हम आगे बढ़ें, दोनों में एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कंसेप्ट है जो बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करता है, और वो क्या है कि दोनों में ना इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनको एनोड और कैथोड कहते हैं। अब द थिंग इज कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो कि दो टाइप के होते हैं, एनोड और कैथोड, वहां पे हमेशा से कंट्रोवर्सी रहती है कि यार एनोड पॉजिटिव होता है। बच्चों ऐसे जाते हैं, देखो क्या ये टॉपिक 7th 8th में भी आ रखा है और हमने 7th 8th क्लास से याद किया हुआ है कि एनोड पे पॉजिटिव होता है, एनोड पे पॉजिटिव होता है और कैथोड पे नेगेटिव होता है। लेकिन अब हम बड़े हो गए, ऐसा बदल जाएगा, ऐसा अब कुछ भी नहीं रहेगा। एनोड वो होगा जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड वो होगा जहां पे ऑक्सीडेशन होगा। आज या अगली क्लास तक आप ये सीख जाओगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पे पॉजिटिव होता है और कैथोड पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे नेगेटिव हो जाता है और कैथोड पे पॉजिटिव। अच्छा, ऐसा भी होता है, उल्टा हो जाता है? हाँ, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे नेगेटिव ये डिपेंड करता है कि सेल कौन सा है। और यही कारण है कि एक अच्छा बच्चा इसे ऐसे कभी याद ही नहीं करता कि एनोड पे पॉजिटिव होता है या एनोड पे नेगेटिव होता है। वो ऐसे याद करता है कि एनोड वो है जहां पे ऑक्सीडेशन होती है, वो उसको ऐसे याद करता है कि एनोड वो है जहां पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड वो है जहां पे रिडक्शन होती है, और कैथोड वो है जहां पे रिडक्शन होती है। अभी आपको समझाएंगे अगर ये नहीं समझ में आया, ऑब्वियसली मतलब दोनों का एक एक एग्जांपल लेंगे अभी हम। लेकिन आपने अगर ऐसे याद किया हुआ है कि एनोड पे पॉजिटिव होता है और कैथोड पे नेगेटिव होता है, तो मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, बस वो ये ध्यान रखो दिस इज फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए होता है। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने जाएंगे तो वो सब उल्टा हो जाएगा। इसीलिए मेरी सलाह ये, ऐसे मत याद करो, ऐसे याद करो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। आओ पढ़ते हैं, समझ में आएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज में मैंने आपको बताया 2 प्रकार के इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, इलेक्ट्रोलिसिस, ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया, ये मैंने पढ़ा दिया आपको, है ना, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लिखा हुआ है ये एक ऐसा एपरेटस, यानी कि ये एक ऐसा कंटेनर, यानी कि ये एक ऐसा सेल है जहां पे हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का मदद से केमिकल एनर्जी। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है कि पॉजिटिव पोल जिससे कनेक्टेड होगा उसे एनोड बोलेंगे, लेकिन दिस इज ओनली फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ना। और इसमें नेगेटिव आयंस यानी कि एनायंस जाके चिपकेंगे, बिकॉज इस पे खुद पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, ऑब्वियसली। तो पॉजिटिव पे जाके कौन चिपकता है, नेगेटिव जाके चिपकता है, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होंगे उसको हम लोग कैथोड बोल देंगे। अगेन दिस इज ओनली फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और पॉजिटिव आयंस यानी कि कैटायंस इनकी तरफ जाके चिपक जाएंगे। अब हम एक एग्जांपल लेंगे ना, चीजें आपको समझ में आएंगी। मेरे को यहाँ पे एक शीट लेनी होगी, मैं यहाँ पे एक शीट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, एक सेकेंड। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे तो चीजें मेरे हिसाब से बेहतर आपको समझ में आएंगी। यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल में NaCl मैंने यहाँ पे लिया है। ध्यान रखें NaCl सॉलिड फॉर्म में नहीं लिया है और ना ही एक्वास फॉर्म में लिया है, लिक्विड फॉर्म में लिया है। यानी कि मैंने यहाँ पे नमक को मॉल्टन फॉर्म में लिया है, पिघलाया है, विच इज नॉट दैट इजी कि नमक को पिघला दो। नमक एक आयनिक कंपाउंड है, इसको पिघलाते पिघलाते बस समझ जाओ मजाक कर रहा है यार। इलेक्ट्रोलाइटिक, इसके अंदर हमने क्या पास करा दी बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। इसके अंदर हमने क्या पास करा दी, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। क्योंकि हम लोग
पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो बिजली पास करा के रिएक्शन हम लोग कराएंगे। होता क्या है, अगर हम रिएक्शन वाइज समझे, हमने रिएक्शन पढ़ रखी है 10th में, Na अलग हो जाएगा और Cl2 गैस बन जाएगी। ये गैस की फॉर्म में बनेगा और ये सॉलिड की फॉर्म में। लेकिन हमें आज ये पढ़ना है कि ये कैसे हो रहा है और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कैसे एग्जाम्पल हो सकता है। ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एग्जाम्पल कैसे हो सकता है। तो ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने पिघला हुआ, मान लेते हैं नमक ले लिया, पिघला हुआ सॉल्ट ले लिया। तो इसके अंदर हमारे पास Na+ के आयंस, Cl- के आयंस, Cl- के आयंस, Na+ के आयंस, ऐसे बहुत सारे घूम रहे होंगे। और हमने इसके अंदर दो रॉड्स जो हैं वो ले रखी हैं। एक रॉड हमने यहाँ पे ऐसे ले ली भैया, और एक रॉड हमने ऐसे ले ली भाई दीदी, और इन दोनों रॉड्स को हमने कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे बिजली देनी है, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना रहे हैं। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से या एक सेल से, और यहाँ पे लगा दिया बच्चों एक स्विच जो कि अभी ऑफ है, यानी कि ओपन है। अब जैसे ही मैं इस स्विच को बच्चों ऑन कर दूंगा, इस वाले रॉड पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे नेगेटिव। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहता है कि पॉजिटिव वो है जो एनोड, वो है जो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। लेकिन मैंने आपको कहा है आप ऐसे याद मत करो। आप कैसे याद करो, आप ये देखो कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है, वो कैसे देखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये हमारे पास नेगेटिव है, इसको हम लोग बोल देंगे बच्चों कैथोड। क्योंकि ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, कैथोड। एक पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है उसको बोल देंगे एनोड, एक नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है उसको बोल देंगे कैथोड। लेकिन मैंने आपको इनकी असली डेफिनेशन दी है कि एनोड वो है जो कि पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, नहीं, एनोड वो है जो ऑक्सीडेशन। अब उस डेफिनेशन को समझते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ, जैसे हम सर्किट को खोलेंगे, मतलब कि ऐसी भाषा में बोलो, जैसे हम सर्किट को क्लोज करेंगे, यानी कि इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा, की को ऑन कर देंगे, जो भी भाषा में आप बोलते हो वैसे बोलते हैं, की को क्लोज कर दिया, सर्किट क्लोज हो गया, करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब होगा क्या, ऐसा कहना ठीक है कि इस पॉजिटिव पे ये नेगेटिव वाले भागते हुए चले आएंगे, इस पॉजिटिव पे ये नेगेटिव वाले भागते हुए चले आएंगे, ये नेगेटिव वाले भागते हुए आएंगे, और नेगेटिव पे ये पॉजिटिव वाले भागते हुए चले जाएंगे। क्यों भाई, अरे ऑपोजिट चार्ज दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं। अब एनोड की अगर बात करें तो उस पर Cl आए हैं, और कितने Cl आए हैं, तो आंसर है 2, क्योंकि बैलेंसिंग वाइज बात करें, और इनको Cl2 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कैसे, आप सबको पता है पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। तो ऐसा कहना ठीक है कि हमने यहाँ पे Cl से, यार देखो, अगर मैं यहाँ पे ये Cl- है और Cl- अगर Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब ये है कि इससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। बैलेंसिंग, एक Cl से एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो 2 Cl से 2 निकले होंगे। Cl- से Cl बनाना है, या दो Cl- से Cl2 बनाना है, इसके इलेक्ट्रॉन इसको वापस निकाल के हमें सोडियम में डालना है ताकि सोडियम बन जाए Na+ से। अब आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन का निकलना इसे क्या कहते हैं, इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन इस टर्मिनल पे हो रही है बिकॉज Cl इधर जा रहा है, इसलिए ये एनोड है। ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसलिए ये एनोड नहीं है। अगर आपने ऐसे याद किया, मैंने आपको बताया आगे जाके प्रॉब्लम आएंगी, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है इसीलिए ये एनोड है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है इसलिए ये एनोड है। अब बात करें अगर कैथोड की, अब अगर हम लोग बात करें बच्चों कैथोड की, तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे Na+ जाएगा, और अगर Na+ को Na बनना है, अगर Na+ को Na बनना है, तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, ऐसा करने के लिए करना होगा कि इसे इलेक्ट्रॉन लेने होंगे, क्योंकि Na+ से Na बनाना है, इसे इलेक्ट्रॉन लेने होंगे। तो Na+ वो भी 2, कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे ताकि Na में कन्वर्ट हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। अब आप मुझे बताओ, अगर रिडक्शन हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया कैथोड हो गया। तो एक्चुअली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एनोड और कैथोड के हिसाब से बात करें तो सही रहता है। तो ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे आप बिजली पास करा के
एक केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो। और जब हम बिजली पास करवा के एक रिएक्शन करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे के कोई रिएक्शन करवाते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं, उस कंटेनर को, उस जगह को। तो ये पूरा का पूरा एक्चुअली एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ओके बच्चों, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कि आपके मन में चल रहा हो कि पानी के अंदर बिजली पास करा दो, हाँ वो भी उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन वो बहुत कॉमन सा है, इसीलिए मैं ये वाला हमेशा करा देता हूँ। ठीक है, कोई भी और कर सकते हैं। डन है। तो एनोड कौन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही, तो यहाँ पे बेसिकली हो रही है ऑक्सीडेशन, वो तो लिख ही दिया। चलो बड़े आगे यार। चलो अब बात आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, पहली बात तो आइडिया दे चुका हूं, उल्टा करना है। तो इट इज अ डिवाइस इन विच रेडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल करके हम केमिकल एनर्जी यानी कि बिजली बनाते हैं into electrical energy, and the electricity can be obtained with the help of oxidation and reduction। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से बिजली बनाई जा सकती है। केमिकल चेन से बिजली बनेगी, दो कंपार्टमेंट होंगे, वो मैं आपको, ये जो सब सारी कहानी है ये मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझा रहा हूँ, ये कैसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा है। अगेन यहाँ पे भी समझाने के लिए एक पीपीटी हमें, एक स्लाइड हमें मतलब कि यहाँ पे छोड़नी रहेगी। हाँ, अब ये सारी बातें जो यहाँ पे कहानी लिखी हुई है कि एनोड यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, कैथोड यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, एक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, एक से अंदर जाएंगे, वो सारी बातें आपको तब, ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, ये क्या क्या वर्ड यहाँ पे लिखे हुए, वो तब समझ में आएगा जब हम आओ यहाँ पे इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यानी हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं ऑफ एक इलेक्ट्रो केमिकल सेल का। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा सेल है, ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में, या केमिकल को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिक में, केमिकल को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक में। अब हम इसे केमिकल्स देंगे और इससे बिजली बनाएंगे। अब अगेन मैं यहाँ पे ये सेल बना बनाया भी ला सकते हैं, 2 मिनट का काम होता है, लेकिन अगर हम इसको एक बार हाथ से बनाएं तो ये ज़रूरी है। मेरा हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट मेरा मानना ये है, ये जो बोर्ड्स हैं, मैं पहली बात तो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना पसंद करता ही नहीं हूँ। अब तो ये मजबूरी बन गई है ना, अब तो बस वही वाली बात है कि सब कर रहे हैं तो आप भी करो। बट मेरा ये मानना है कि अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना बनाया ले आऊँगा तो बच्चा भी वो एनसीईआरटी से ही देख लेगा, और वो हाथ से बनाएगा नहीं, और हाथ से नहीं बनाएगा तो फिर उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से तो यार ये पीपीटी वगैरह के लफड़े ही हैं, बट ठीक है, अब समय के साथ चलना पड़ता है। अब अगर मैं बोलूँ कि नहीं यार मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं समय के साथ नहीं चल रहा हूँ ना, वो समय के साथ चल, नहीं यार मैं इंस्टाग्राम पे नहीं आऊँगा, नहीं यार मैं फेसबुक पे नहीं आऊँगा। तो समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, भले ही आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, लोगों के साथ थोड़ा चलना सही रहेगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम जो सेल ले रहे हैं वो ले रहे हैं डैनियल सेल। हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों वो ले रहे हैं डैनियल। डैनियल में एल आता है, ईएल आता है, वो आप देख लेना यार, डैनियल सेल। अब डैनियल सेल, एक अंकल है डैनियल, जिन्होंने, जैक डैनियल नहीं है बे, दारू की याद आती रहती है, जैक डैनियल नहीं है, ये अंकल है डैनियल, और इन्होंने एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया यूजिंग जिंक, कॉपर, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड था, बहुत बेसिक सा था। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें केमिकल एनर्जी से बिजली बना के देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम यूज़ करते हैं। आप खुद समझ जाओगे, ये सेल हम यूज़ नहीं करते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। इसको यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये इतना महंगा सेटअप है, और आपको फिर भी ये 1.1 वोल्ट देता है, 1.1 वोल्ट, जहाँ पे आपको 15 रुपये खर्च करके आपके जो रिमोट वगैरह में सेल डलते हैं, 15 रुपये खर्च करके आप 1.1 1.5 वोल्ट के आसपास ले सकते हो। वहीं पे यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा, बहुत बड़ा सेल बनेगा, और तब जाके 1.1 या 1.5 तो दे नहीं सकता, 1.1 देगा, विच बेसिकली मीन्स कि या थोड़ा ज़्यादा भी दे देगा। लेकिन आप समझो ना यार, कई चीज़ें लैब में करने के लिए बनाई गई हैं, समझाने के लिए बनाई गई हैं। अब अगर मैं बोलूँ नमक बनाओ, तो नमक को HCl और NaOH मिक्स करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो नमक बहुत महंगा पड़ जाएगा, कोई खाएगा क्यों, इतना महंगा नमक क्यों खरीदेगा। जब समुद्र से पानी को इवेपोरेट करके ईजिली, आसानी से नमक बनाया जा रहा है, तो फिर कोई ये नमक क्यों खाएगा, मुझे तो नहीं लगता कोई खाएगा। तो वो वाली बात है। ऐसे ही ये बस एक पढ़ाने का एक
पढ़ाने वाला एक सेल है, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो पहला डिफरेंस तो यही आ गया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर आपको याद हो अभी एक ही कंपार्टमेंट था, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 कंपार्टमेंट होते हैं। 2 कंपार्टमेंट क्यों होते हैं? एक होंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, ये तो आंसर बाद में देंगे हम। एक में हमने भरा होता है बच्चों कॉपर सल्फेट, इसके अंदर हमने भरा हुआ है कॉपर सल्फेट, और एक में हमने भरा हुआ है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का वैसे कोई कलर नहीं होता है, इसके अंदर हमने जिंक सल्फेट भरा हुआ है। जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन यहाँ पे भरा हुआ है, और यहाँ पे हम लोगों ने कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन भरा हुआ है। डन है। अब एक में हमने जिंक की जो रॉड है वो डुबा रखी है। अगेन जिंक का कलर तो सिल्वर जैसा चमकीला होता है, लेकिन अब मैं यहाँ पे फिलहाल ये कलर ले रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोगों ने जिंक की एक रॉड जो है वो इसके अंदर डुबा रखी है। ये जिंक है, हो सके तो प्योर जिंक ले लेना होता है। और यहाँ पे हमने कॉपर की एक बहुत पतली स्ट्रिप कह लो, रॉड तो नहीं कह सकते आप इसको, एक बहुत पतली सी एक स्ट्रिप कह लो, वो हमने यहाँ पे, ये कॉपर स्ट्रिप है या कॉपर की रॉड भी कह सकते हो आप, लेकिन ये बहुत पतली है। अगेन समय बताएगा आपको कि ये स्ट्रिप हमने पतली क्यों ली है और हमने जिंक को मोटा क्यों लिया है, कॉपर को पतला क्यों लिया है और जिंक को मोटा क्यों लिया है, समय बताएगा आपको, ठीक है जी। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया। अब किससे कनेक्ट किया, तो बच्चा कहता है कनेक्ट कर दो बैटरी से। अरे यार पागल है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम बिजली बनाना चाहते हैं यूजिंग केमिकल, केमिकल के मदद से बिजली बना रहे हैं। आप बिजली दे रहे हो, उसको बिजली दोगे थोड़ी। तो यहाँ पे बच्चों हम लगाएंगे एक गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे लगा देंगे एक फॉर्मेलिटी के लिए स्विच, और इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे बच्चों इसके साथ, ठीक है जी। अब स्विच लगाएं ना लगाएं यहाँ फर्क पड़ता नहीं, चलो मानो लगा ही दिया। अभी भी देखा जाए तो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। सर्किट कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है, सर्किट इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज अभी भी ये दोनों के दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड कहाँ है, अभी ये आपस में कनेक्ट थोड़ी ना हुए हैं। अभी तो इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी कनेक्ट नहीं हुआ है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट नहीं हुआ है, तो अभी भी ये आपस में कनेक्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज आती है, उसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, अभी के लिए आपको हम ऐसा कहेंगे, ऑल दो आगे जाके अभी स्लाइड आएगी, पूरी की पूरी एक स्लाइड है सॉल्ट ब्रिज के ऊपर, पूरी की पूरी एक स्लाइड है सॉल्ट ब्रिज के ऊपर। लेकिन अभी के लिए आप समझ लो यहाँ पे हमने एक कंडक्टिंग वायर रख दी है, यहाँ पे हमने एक कंडक्टिंग वायर डाल दी है। ऑल दो ये कंडक्टिंग वायर नहीं है बच्चों, ये एक सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज सॉल्ट से बना हुआ एक पुल है समझ लो, जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। इसके और भी एक दो फंक्शंस है वो हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम सिर्फ बिजली की तार, कॉपर की वायर, ये सब क्यों नहीं डाल सकते, अलग से सॉल्ट से एक पुल क्यों बनाना जरूरी है, एक ऐसा पुल क्यों बनाना जरूरी है जो सॉल्ट से बना हुआ है, वो आपको अगेन समय बताएगा। बट यहाँ पे हमने एक पुल बना दिया है। ये पुल किसका बना हुआ है, ये पुल बना हुआ है सॉल्ट का, इसके अंदर सॉल्ट भरे हुए हैं, अभी आप ऐसा कह लो, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है। अगेन सॉल्ट ब्रिज पे अभी फोकस मत करो, अभी सॉल्ट ब्रिज पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए, बस इसको अभी आप एक कंडक्टिंग वायर समझ लो। अब जैसे ही मैं सॉल्ट ब्रिज को कनेक्ट डाल दूंगा इसके अंदर, क्या होगा, इस पूरे में दो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक जिंक बैठा हुआ है और एक कॉपर बैठा हुआ है। आपके हिसाब से जिंक और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, कौन चाहेगा अपनी ऑक्सीडेशन करना। ये एक 8th क्लास का बच्चा, 7th क्लास का बच्चा भी जानता है कि अगर इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाए यूजिंग अ सॉल्ट ब्रिज, तो इसमें जिंक जो है इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक अगर ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो क्या होगा, समझने वाली बात है। क्या इस कंटेनर के अंदर जिंक सल्फेट टूट के जिंक +2 और SO4-2 बना के बैठा होगा, आंसर इज यस। यहाँ पे क्या कॉपर सल्फेट टूट के कॉपर +2 और SO4-2 बना के बैठा होगा, आंसर इज यस अगेन। अब इस सिचुएशन पे पहुंच के हम क्या कह सकते हैं कि जैसे मैंने इसे कनेक्ट किया होगा इस वाली रॉड पे, अभी इस रॉड को हम एनोड कह रहे हैं या कैथोड कह रहे हैं ये नहीं पता, बस इतना पता है कि जिंक क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन देगा कॉपर को, और वो इलेक्ट्रॉन अगर देगा कॉपर को तो वो इलेक्ट्रॉन कॉपर को इस रास्ते से भेजेगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स भागते हुए कॉपर पे जाएंगे। लेकिन
अगर जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए, अगर जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए तो वो बन जाएगा जिंक +2। अपने वैलेंसी के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन देगा। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो अपने वैलेंसी के अकॉर्डिंग वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन उधर से ऊपर से निकल के कॉपर पे जाएंगे। वो बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है क्या जिंक टूटने लग जाएगा और जिंक जो मेटल आप ले रहे हो वो कन्वर्ट होने लग जाएगा जिंक +2 आयंस में। ये जिंक मेटल जो आप ले रहे हो वो कन्वर्ट होने लग जाएगा जिंक +2 आयन में। तो यहाँ पे जिंक +2 आयंस पानी में मिलना शुरू हो जाएंगे और जिंक की जो रॉड है वो धीरे 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 पतली होती चली जाएगी। यस, क्योंकि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक जो है वो टूट रहा है, जिंक से जिंक +2 बना रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन वहां जा रहे हैं हर एक जिंक के एटम से। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक टूट रहा है, जिंक +2 बना रहा है, पानी में +2 आयंस आते रहेंगे, जिंक टूटता रहेगा, इसलिए जिंक को मोटा लिया है। और अब मुझे बताओ कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है? तो ऑक्सीडेशन हो रही है, साफ साफ दिख रहा है। और ऑक्सीडेशन कहाँ होती है? एनोड पे। इसका साफ साफ मतलब ये है बच्चों कि ये जो रॉड है वो एनोड है। अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि इस पे चार्ज क्या है, इस पे चार्ज पॉजिटिव है या इस पे चार्ज नेगेटिव है, अभी तक तो हम ये भी नहीं जानते। लेकिन इतना जान गए हैं कि ये एनोड है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है ना। चलो, अब अगर ये एनोड है तो ऑब्वियस सी बात है वो कैथोड होगा। लेकिन आओ समझ लें अब होगा क्या। जब 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर रॉड पे आएंगे तो इस कॉपर को भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, सल्फेट को भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, क्योंकि फिर तो मैंने पहले से ही माइनस है। लेकिन कॉपर पे चार्ज क्या है? प्लस। कॉपर +2 पे चार्ज क्या है? प्लस। वो चाहेगा मुझे ये इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए ये वहां भागेगा। और अगर ये कॉपर के आयंस वहां भागेंगे उस इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए, क्योंकि इन पे प्लस चार्ज है और प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, तो एज अ रिजल्ट अगर ये कॉपर के +2 आयंस इलेक्ट्रॉन्स को लेने भागेंगे तो क्या ये कॉपर +2 के आयंस 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये कॉपर +2 के आयंस ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो यहां जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। अब अगर वो यहां जाके डिपॉजिट होने लग जाएंगे तो ये कॉपर की जो रॉड है वो मोटी होती चली जाएगी। यानी आप उल्टा देखो, जिंक ने के साथ क्या हुआ? जिंक ने अपने आपको तोड़ा और जिंक +2 आयन बनाया। जिंक ने अपने आप को तोड़ा और जिंक +2 आयन बनाया, लेकिन कॉपर +2 आयन जुड़ के कॉपर बना रहे हैं। इसका मतलब ये धीरे धीरे कॉपर की रॉड मोटी हो जाएगी, और यही कारण है कि हमने कॉपर को इनिशियली बहुत पतला लिया, क्योंकि उसकी रॉड को मोटा होना ही है। और वहीं पे जिंक की जो रॉड है हमने उसको बहुत मोटा लिया क्योंकि उसको पतला होना है ना। तो यहाँ पे हो रही है इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना, इज कॉल्ड रिडक्शन। अब अगर यहाँ रिडक्शन हो रही है तो रिडक्शन कहाँ होती है? रिडक्शन कहाँ होती है? रिडक्शन होती है कैथोड पे। तो वो तो मैं आपको बता ही चुका था कि ये कैथोड है। अभी तक हमें इसके टर्मिनल भी नहीं पता, लेकिन हमने बता दिया कि ये कैथोड है। अभी तक हमें इसके टर्मिनल्स भी नहीं पता, लेकिन हमने बता दिया कि ये कैथोड है। अब इसके टर्मिनल्स के ऊपर थोड़ी सी बात की जाए। आओ, आप मुझे बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे जा रहे हैं फ्रॉम जिंक टू कॉपर, तो क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि जिंक से कॉपर तो हमारे इलेक्ट्रॉन चले गए? हमारे को 3rd चैप्टर फिजिक्स के हमारे 3rd चैप्टर ने हमें सिखाया है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर जा रहे हैं इधर तो बिजली जा रही होगी इधर। बिजली जा रही, कौन सा कलर ले लें? कलर भी तो खत्म हो गए हैं, इसमें और भी कलर होने चाहिए यार, है ना। प्यारे प्यारे से और भी कलर होने चाहिए। पिंक नहीं है इसमें, पिंक होना चाहिए। ऑरेंज टाइप वाला कलर भी होना चाहिए। चलो फिलहाल ऐसा कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हमने ब्लू ले लिया है तो रेड ले लेते हैं फॉर करंट। इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर फ्लो हो रहे हैं तो करंट जो है बच्चों उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। करंट जो है वो बच्चों उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं करंट हमेशा उसके ऑपोजिट जाता है। अब अगर करंट उसके ऑपोजिट जाएगा तो करंट कहां से कहां ट्रेवल करता है? करंट ट्रेवल करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है कि अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेवल करता है तो यहाँ पे इस वाले रॉड पे चार्ज होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव रॉड आ गई है कैथोड, और एनोड पे चार्ज होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव रॉड आ गई है एनोड। इसका मतलब है एनोड इस पे नेगेटिव होता है, और ये पीछे लिखा भी हुआ है,
है ना, ये पीछे लिखा भी हुआ है, वो आपको यहाँ पे पीपीटी मिल जाएगी, आप पढ़ लेना। वही वाली बात है जहाँ पे हमने पहले भी बात की है, इस पे लिखा भी हुआ है कि एनोड पॉजिटिव होता है वहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव। आगे शायद लिखा हुआ है, टेबल पे लिखा हुआ है ना, ये एक टेबल बनी है, बनाई तो थी, हाँ ये रहा ना, कि भाई जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसमें एनोड पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव हो जाता है। लेकिन दोनों ही केसेस में एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। चाहे ये वाला केस हो, यहाँ पे भी एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई है, देख सकते हो आप, और चाहे वो वाला केस हो उसमें भी एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो जो नहीं बदलता है कभी भी वो ये है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होती है। बात समझ में आई? अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन बनाना चाहें, ओवरऑल रिएक्शन को बनाना चाहें इन दोनों को ऐड करके, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 विल गिव जिंक प्लस 2 प्लस में कॉपर, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी, विच इज़ नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो हुआ कुछ भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, ठीक है। अब बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं इस सेल को लेके, उस वाले सेल को लेके तो क्या ही सवाल उठता है, बहुत बेसिक सा सेल है, लेकिन इस वाले सेल को लेके यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लेके बहुत सारे मन में सवाल उठते हैं। पहला सवाल, सबसे पहला सवाल तो यही है कि सॉल्ट ब्रिज के ऊपर आज बात नहीं करेंगे, वो अगले लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि ये 2 कंपार्टमेंट्स क्यों, हमने यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट्स क्यों लिए हुए हैं? क्या हम ये एक ही कंपार्टमेंट में रिएक्शन नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं। ये एक कंपार्टमेंट है और इसमें मैं ले लूँ अगर क्या जिंक सॉरी कॉपर सल्फेट, इसी में मैं ले लूँ कॉपर सल्फेट और इसके अंदर सीधा जिंक की रॉड डुबा दूँ, तो ये वाली रिएक्शन सीधा हो जाएगी, विच इज़ डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमने करवा भी रखी है 10th में और 8th में। लेकिन अगर मैं ये काम एक ही कंटेनर में करा दूंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही कंटेनर में जाएंगे फ्रॉम जिंक टू कॉपर प्लस 2, यानी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो होगा लेकिन एक ही कंटेनर में अंदर ही अंदर इंटरनल मूवमेंट होता रहेगा और रिएक्शन होती रहेगी। लेकिन अगर मुझे केमिकल्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनानी है तो फॉर दैट मुझे यहाँ पे 2 कंटेनर लेने होंगे। क्यों? ताकि इलेक्ट्रॉन्स को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर जाना पड़ जाए, और अगर वो दूसरे कंटेनर गया तो वो रास्ते में हम वायर लगा देंगे, गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, बल्ब लगा देंगे, जो भी जलाना है हमें वो लगा देंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से फ्लो होते हुए जाएंगे, विच बेसिकली मीन्स कि भैया बिजली बन जाएगी। यानी कि बच्चों कहने का मतलब ये है कि 2 कंटेनर्स लेने का मकसद है इलेक्ट्रॉन्स को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ले जाना, मजबूर कर देना। अगर हम इन दोनों को एक ही कंटेनर में ले लेते तो मैंने बताया आपको प्रॉब्लम ये होती कि वो फिर फ्लो नहीं करते, एक कंटेनर से वो एक ही कंटेनर में रह जाते, लेकिन यहाँ पे एक कंटेनर अलग एक कंटेनर अलग, जिसकी वजह से फ्लो नहीं लग गए, ठीक है ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात तो ये कि ये जो जिंक और कॉपर है इनका जो ये सेल है जिसको हम डैनियल सेल बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस में पोटेंशियल कितना देता है? ये स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल देता है। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं? टेम्परेचर आपको रखना है 298 केल्विन, प्रेशर रखना है, अगर कोई गैस इन्वॉल्व है तो 1 atm, और कंसंट्रेशन रखनी है सबकी 1 मोलर। अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, इन स्टैंडर्ड कंडीशंस जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल सप्लाइड, इसको वैसे तो E0 सेल बोलते हैं बट मैं ये वर्ड यूज नहीं कर रहा क्योंकि अभी आगे आना है। इन स्टैंडर्ड कंडीशंस पोटेंशियल सप्लाइड बाय डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट अप्रॉक्स। अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं तो डैनियल सेल से आपको 1.1 वोल्ट मिलेगा। अब आप मुझे बताओ 1.1 वोल्ट के लिए आप इतना बड़ा सेटअप इस्तेमाल नहीं करोगे, और बड़े छोटे की बात नहीं हो रही, अगर इससे छोटा कर भी दिया जाए तो भी सामान जो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है वो बहुत महंगा है, और उस पर 1.1 वोल्ट लेना इज़ नॉट आप कह सकते हैं प्रॉफिटेबल। आप वो बेचने के लिए सेल तो नहीं बना रहे हो, हाँ समझने के लिए कोई चीज़ हम हर चीज़ बेचने के लिए नहीं बनाई जाती, ये लैब में बनाई जा रही है बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल है, ठीक है ना। अब मन में एक सवाल रह गया कि व्हाट इज़ दिस सॉल्ट ब्रिज, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको एक क्लास में मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंसेस आपको अगली क्लास तक कम से कम 4 या 5 डिफरेंसेस लिखने हैं। बहुत सारे हैं। पहला इनकी डेफिनेशन, 2 कंपार्टमेंट्स, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा,
इसमें एक रॉड से टूटता है, एक रॉड पे जाके जुड़ता है, उसमें दोनों रॉड पे कुछ ना कुछ जाके डिपॉजिट होता है हमेशा। इसमें एक रॉड से डिपॉजिट होता है और एक रॉड से निकल जाता है। ये सारी बेसिक बातें हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हुआ बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बेसिक बातें की। हमारी जो अगली क्लास का टॉपिक होगा, जहाँ पे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, उसमें सेल पोटेंशियल निकालेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं हो तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, नर्स्ट इक्वेशन वगैरह के पंगे, वो हमारी अगली क्लास का टॉपिक रहेगा। डन है बच्चों? तो ये हुआ हमारा आज का लेक्चर। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। ऑर्गेनिक के लिए मत बोलिएगा, वो हम इसके बाद करेंगे। कूल रखते हैं ना इसको, ठीक है जी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।